नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ और कविताएं चैनल में। आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। एक बूढ़ी विधवा माँ ने बेटे बहुओं के होश ठिकाने लगा दिए। शोभा जी अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने कमरे को देख रही थी। आज पूरा 1 साल हो गया था उनके पति पंकज जी को इस दुनिया से गए हुए। आज के दिन ही उनकी दुनिया उजड़ गई थी। बिल्कुल ठीक ठाक थे पंकज जी। सब कुछ सामान्य था। सुबह उठकर उन्होंने अपने नित्य के सारे काम किए। फिर मैंने उन्हें चाय बनाकर दी। उन्होंने चाय पी और अचानक से उनके सीने में दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का भी मौका नहीं मिला। बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया और मेरी दुनिया उजड़ गई। घर में ही उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, माफ़ कीजिए, अब ये जिंदा नहीं है, आप इन्हें घर ले जाइए। हम इन्हें घर ले आए। मैं तो जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। अचानक यह सब कुछ क्या हो गया। मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। मुझे सारी धरती हिलती सी महसूस हो रही थी और आकाश नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। मैं अपने पैरों को जमीन पर नहीं रख पा रही थी और मैं लड़खड़ाकर चल रही थी। मुझे 2 लोगों ने पकड़ रखा था। वो मुझे लेकर चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर घसीटते जा रहे हैं। बस 10 मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई। पंकज जी के जाने के बाद तो जैसे मेरी सुध सी खो गई। मैं जहाँ बैठती, घंटे घंटे भर वहीं बैठी रह जाती। बालों में भी तेल डाले पता नहीं कितने दिन हो गए हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे पंकज जी के बिना जीना पड़ेगा। उनके बिना यह जीवन इतना दुखदाई होगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वह मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते थे, साथ ही घर की एक एक चीज़ का भी ध्यान रखते थे। अब मैं अकेले सूने कमरे में बैठी रहती हूँ। शोभा जी और सब सोच रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू आई और बोली, माँ जी, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। शोभा जी खाने के लिए बाहर आई तो देखा सब खाना खा चुके हैं और उनके लिए थाली में 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी रख रखी है। जब तक उनके पति पंकज जी जिंदा थे, तब तक खाने की थाली सब्जी रोटी दाल चावल और दही की कटोरी से भरी रहती थी। दही का तो उनको बहुत शौक था। थाली में जब तक दही ना हो तो वह खाना ही नहीं खाते थे। और सूखी रोटी को तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हाथ भी नहीं लगाया। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाते थे। आज थाली से सब कुछ गायब हो चुका था और परिवार के सदस्य अपने अपने कमरे में खाना खाने लगे हैं, क्योंकि सब कुछ बच्चों के हाथ में जो आ गया है। शोभा जी के 2 बेटे हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है। दोनों बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटों के एक एक बेटा है। शोभा जी के बड़े बेटे का नाम अजय तो छोटे बेटे का नाम विकास है। दोनों बेटे जॉब करते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। दोनों बेटों की रसोई अलग अलग हो गई है। एक बहू दोपहर का खाना देती है तो एक बहू शाम का खाना देती है। दोनों बहुएं शोभा जी को कुछ नहीं कहती और ना ही दोनों बेटे शोभा जी को कुछ कहते हैं। वह ऑफिस से आते हैं तो सीधे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब भी आते हैं तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ सामान जरूर होता है, जिसे लेकर वह सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं कभी सास के पास बैठती तक नहीं। दो बातें करना तो बहुत दूर की बात है। हमेशा अपने अपने कमरे में घुसी रहती हैं और फ़ोन पर व्यस्त रहती हैं। ज़रूरत के वक्त ही कमरे से बाहर आती हैं। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान छिपाकर लाते हैं और सीधे अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं। माँ अकेली बैठी रहती है। दोनों बेटों में से कोई उनके पास बैठकर 2 बातें नहीं करता। वह अपने बच्चों से बातें करने के लिए तरस जाती हैं। उनके मन की यह आस मन में ही रह जाती है। दोनों बेटे अपनी माँ और एक दूसरे से छिपाकर खाना खाते हैं। वह दोनों एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते कि क्या खा पी रहे हैं। माँ के हिस्से में तो बस 2 सूखी रोटी और सब्जी आती है। कोई भी बेटा या बहू कुछ कह लेते तो गम ना होता, लेकिन यह लोग तो बिना कुछ कहे वह सब कुछ करते हैं जो इन्हें करना होता है। वही बात है,
कुछ कहकर तो इंसान पकड़ा जाता है, बिना कहे कौन पकड़ा जाएगा। किसी को अगर कुछ कहना है तो बिना कहे भी वह सब कुछ कर सकता है। यह लोग तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे पंकज जी के साथ मेरी भी मृत्यु हो गई है। काश ऐसा होता कि मैं उन्हीं के साथ चली गई होती। वह दो सूखी रोटी और सब्जी खाकर शोभा जी अपने कमरे में आ जाती हैं। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं हैं और कर भी सब कुछ रहे हैं। कुछ कहकर सुनकर लड़ाई झगड़ा होकर इंसान अपने मन की भड़ास निकाल ही लेता है, पर यहाँ जब कोई कुछ कहता ही नहीं है तो वह किसी को क्या कहें। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हैं। कहने को तो सब हैं, बेटा है, बहू है, नाती पोते हैं, लेकिन किसी के भी पास उनके लिए 5 मिनट का वक्त नहीं है। कैसे समझाएं किसी को यह सब कि खाने के साथ साथ मुझे तुम्हारे प्यार और साथ की भी ज़रूरत है। सीने में एक अजीब सी पीड़ा और घबराहट होती है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है यह सब इंसान सिर्फ महसूस कर सकता है, किसी को बता नहीं सकता। अगर वह किसी को अपने मन की बात बताएंगी भी तो लोग कहेंगे, देखो बुढ़िया को खाने को मिल रहा है फिर भी इसे चैन नहीं है। दोनों बहुओं के कमरे के बाहर फलों और मेवे के छिक्कल पड़े दिखते हैं तो देखकर बड़ा दुख होता है। सब कुछ खाया जाता है लेकिन माँ के लिए कुछ भी नहीं है। आज उन्हें पंकज जी की बहुत याद आ रही है। कैसे वो बच्चों के लिए थैला भर भर कर खाने की चीज़ लाया करते थे और वह थैला शोभा जी के हाथों में दे दिया करते थे। फिर शोभा जी सभी बच्चों का हिस्सा कर उन्हें आपस में बांट दिया करती थी। आज वही बच्चे माँ से छिपा छिपा कर खाते हैं। वह दुखी मन से पंकज जी की अलमारी खोलती हैं और उनकी सारी चीज़ों को देखने लगी। उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनके फ़ोटो। तभी उनकी नज़र कपड़ों के नीचे सहेजी गई एक फ़ाइल पर पड़ी। वह पंकज जी की पर्सनल फ़ाइल थी। इस फ़ाइल को वह किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया करते थे। शोभा जी ने उस फ़ाइल को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। वह रोते हुए अपने मन में बुदबुदा रही थी कि आप होते तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देते। और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को कैसे छू रही हूँ। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। यह कहकर वह सुबक सुबक कर रोने लगी। रोते रोते उन्होंने फाइल खोलकर देखी। फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा था। उन्होंने उस लिफाफे को खोला जिसमें से कुछ पेपर निकले। उन्हीं पेपरों के साथ एक पत्र भी मिला। उन्होंने पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र में लिखा था, प्रिय शोभा, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। यह पत्र एक कागज़ का टुकड़ा जरूर है, लेकिन इसमें हम दोनों की ज़िंदगी का वह खूबसूरत लम्हा है जो दो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह कागज़ का टुकड़ा मेरे दिल का आईना है। जब तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें हमारी ज़िंदगी के सुनहरे पल याद आएंगे। शोभा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ज़िंदगी के इस सफ़र में तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे प्यार दिया, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा कहा माना और एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनकर दिखाया। शोभा, तुम एक बहुत अच्छी माँ भी हो। शोभा, जो तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया है, अगर मैं तुम्हें अपना सब कुछ भी दे दूँ तब भी तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। इसलिए जाते जाते अपने दिल का एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हें इस पत्र के रूप में दिए जा रहा हूँ। शोभा, आजकल जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने के समान है। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं सब कुछ देख लूँगा, लेकिन अगर मैं तुमसे पहले चला गया और हो सकता है मेरे जाने के बाद बच्चे तुम्हारा ध्यान रखें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए यही सोचकर मैंने अपने नाम से लाइफ टर्म इंश्योरेंस लिया था। मैंने इस पॉलिसी के बारे में बच्चों को बताना ज़रूरी नहीं समझा। शोभा, मैंने अपने नाम से 5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया था जिसके बारे में बच्चों को क्या तुम्हें भी पता नहीं था। मेरी उस इंश्योरेंस पॉलिसी में तुम नॉमिनी हो जिस पर मेरे बाद सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे।
मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारा सही से ध्यान रखते हैं तो उस पॉलिसी के पैसे तुम बच्चों को अपनी खुशी से दे सकती हो। अगर बच्चे तुम्हारा ध्यान ना रखें तो उस इंश्योरेंस की रकम को बच्चों को मत देना। उस पैसे से तुम अपना जीवन का खर्चा आराम से चला सकती हो। मेरे जाने के बाद तुम्हें डरने की, घबराने की या रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो औरत इस दुनिया में बच्चों को पैदा करके ला सकती है वह कुछ भी कर सकती है। तुम अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। हिम्मत से काम लेना और अपने जीवन को जीने की सही राह तलाशना। शोभा, तुम सब कुछ कर सकती हो। जब तुम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हो तो तुम दुनिया का हर काम कर सकती हो। मुझे पता है इस पत्र को पढ़ते हुए तुम रो रही हो। शोभा, रोना मत, अपने आंसू पोंछो और जो साहस मेरे जाने से चला गया है उस साहस को वापस लेकर आओ और अपना जीवन सही तरीके से जियो। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारा पंकज। पत्र पढ़कर शोभा जी उस पत्र को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती हैं और बहुत रोने के बाद शोभा जी अपने आंसू साफ करती हैं। उन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर बहुत साहस और हिम्मत आ गई है। शोभा जी इंश्योरेंस के पेपर को संभाल कर रख लेती हैं और अगले दिन अपने भाई के घर जाती हैं जो एक वकील भी हैं। अपने भाई को वह इंश्योरेंस के पेपर दिखाती हैं। वह पेपर बिल्कुल सही होते हैं। वह भाई के साथ उन पेपर को लेकर इंश्योरेंस ऑफिस जाती हैं, जिस पर इंश्योरेंस वाले कहते हैं, माँ जी, आपकी पॉलिसी का पैसा 1 हफ्ते में या 15 दिन में आपको मिल जाएगा। शोभा जी अपने भाई से कहती हैं, भैया, अगर आपकी नज़र में कोई मकान बिकाऊ हो तो मुझे अवश्य बताना। तब उनके भाई कहते हैं, 1-2 मकान मेरी नज़र में है जिनकी कीमत ठीक ठाक है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें वह मकान सही रेट पर दिलवा दूंगा, क्योंकि वह मकान मेरे दोस्त के रिश्तेदार का है जिनके बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं। अब वह भी अपने बच्चों के साथ विदेश ही शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मकान बिल्कुल नया है। अभी 6 महीने पहले ही उन्होंने गृह प्रवेश किया था। शोभा जी को भाई की बात जच जाती है। तब उनके भाई उनसे पूछते हैं, शोभा, अब तुम यह बताओ कि तुम मकान लेकर क्या करना चाहती हो। तब शोभा जी अपने भाई को सारी बातें बता देती हैं। शोभा जी घर वापस आईं। उनके अंदर अब बहुत साहस आ गया था। उन्हें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उनके पति ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें हिम्मत दिलाई थी। शोभा जी अपने दोनों बेटों को इस इरादे से बुलाती हैं कि जरा मैं भी तो देखूं मेरे बेटे मेरा खर्चा उठा सकते हैं या नहीं। वह अपने दोनों बेटों से कहती हैं, अजय और विकास, मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भी कुछ खर्चे हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े से पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी दवाई या किसी और खर्च को पूरा कर सकूं। दोनों बच्चे कहते हैं कि इतने पैसे कहाँ बचते हैं माँ, जो महीने में हम आपको पैसे दे सके। घर खर्च और बच्चों के स्कूल फीस में इसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अलग से हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तब शोभा जी कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मुझे खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ही। उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक जगह काम मिल रहा है मुझे बच्चों को संभालने का, केयर टेकर का काम है। दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं। मैं सुबह सुबह चली जाया करूँगी और शाम को घर आया करूँगी। मेरा टाइम भी कट जाएगा और 4 पैसे भी मिल जाएंगे। मैं अपना खर्च भी आराम से उठा लिया करूँगी। तुम्हारे मामा के जान पहचान के लोग हैं। ठीक है, अगर मामा जी के ने कहा है तो आप जा सकती हैं। बच्चे यह कहकर चले जाते हैं। अब रोज़ शोभा जी सुबह जाती हैं और शाम को घर लौट कर आती हैं। शोभा जी अपने भाई के साथ जाकर सारी कागजी कार्रवाई करती हैं। इसी बीच उन्हें इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाता है, जिससे वह उस मकान को खरीद लेती हैं। शोभा जी एक बहुत ही सुंदर घर की मालकिन बन जाती हैं। अगर शोभा जी इंश्योरेंस के बारे में अपने बच्चों को बता देती तो वे दोनों इंश्योरेंस की रकम को आधा आधा बांट लेते और शोभा जी पाई पाई के लिए फिर से तरस जाती। बच्चों के इतने खर्चे होते हैं तो क्या बूढ़े माँ बाप का कोई खर्चा नहीं होता, जबकि बुढ़ापे में तो खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है।
रोज़ाना दवाई लेनी पड़ती है, कुछ फल फ्रूट खाने पड़ते हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो बूढ़ी हड्डियां चल पाती हैं। जबकि होता उल्टा है, बुढ़ापे में बुजुर्गों का खर्चा खत्म कर दिया जाता है। शोभा जी ने उस दिन इसलिए बच्चों से खर्चे की बात की थी। अगर उनके बच्चे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो वह अपने बच्चों को खुशी खुशी इंश्योरेंस के पैसों के बारे में बता देती। लेकिन उनके बच्चों ने खर्चा देने से मना कर दिया, तो उन्होंने इंश्योरेंस की रकम के बारे में भी बच्चों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे लेने के बाद वह दोनों उसके हकदार बन जाते और शोभा जी फिर से ऐसे ही रह जाती और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाती। उनके बच्चों ने तो उन्हें खर्च ना देकर उन्हें ही इस उम्र में दूसरों के घर में काम करने को कह दिया। ऐसी औलाद से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। एक दिन रविवार का दिन था, दोनों बेटे घर पर ही थे। तो शोभा जी ने अपने दोनों बेटों से कहा, बच्चों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। बेटे कहते हैं, क्या दिखाना है माँ? तब शोभा जी कहती हैं, तुम सब मेरे साथ चलो तो सही, वहाँ चलकर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेकर माँ के साथ चले जाते हैं। माँ उन्हें अपने घर ले आती हैं, तो उन्होंने खुद खरीदा था। उस घर पर दो बूढ़े दंपत्ति और शोभा जी के भाई बैठे हुए हैं। दोनों बेटे शोभा जी से पूछते हैं, माँ इतना सुंदर घर किसका है? और मामा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? और यह कौन लोग बैठे हैं? तो शोभा जी कहती हैं, यह घर मेरा है बच्चों। यह सुनकर दोनों बेटों का सर घूम जाता है। आपका घर माँ? ये क्या कह रही हैं? माँ यह घर आपके पास कहाँ से आया? किसने बनवा के दिया? तब शोभा जी कहती हैं, यह घर मुझे तुम्हारे बाबूजी ने दिया। तुम्हारे बाबूजी को पहले ही लग गया था कि अगर मैं इस दुनिया से पहले चला गया तो तुम लोग अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे, अपनी माँ को पैसे पैसे के लिए तरसा दोगे। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने अपना इंश्योरेंस करवाया था। उन्हीं पैसों से मैंने यह घर खरीदा है। मैं कहीं काम करने नहीं जाती थी। मैं तो अपने इसी घर को खरीदने की प्रक्रिया में व्यस्त थी। मैंने तुम लोगों से उस दिन खर्चे के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने मना कर दिया। अगर तुम मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो यह इंश्योरेंस के पैसे मैं तुम दोनों को खुशी खुशी दे देती। लेकिन अफसोस, तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो अपने ही खर्चे मुझे गिनवा दिए। तुम अपने भी तो खर्चे पूरे करते हो ना। अगर मुझे भी थोड़े से पैसे दे देते तो क्या चला जाता तुम्हारा? पैसे तो फिर भी दूर की बात है, तुम्हारे पास तो अपनी माँ को देने के लिए जरा सा वक्त भी नहीं है। मुझे सारा दिन हो जाता है अकेले बैठे बैठे। तुम लोगों से बात करने को तरस जाती थी, लेकिन कोई भी मेरे पास आकर नहीं बैठता और ना ही कभी मेरे बारे में कुछ पूछता। बहुओं को क्या कहा जा सकता है जब अपनी ही पेट से जनी औलाद ऐसी हो तो? बहुएं तो फिर भी गैर पेट से जनी है। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। 9 महीने कोख में रखा है मैंने तुम दोनों को। जब तुम्हें ही अपनी बूढ़ी माँ की इच्छाओं का एहसास नहीं हुआ कि उसे भी किसी अच्छी बुरी चीज़ के लिए पूछ ले, 2 पल उसके पास भी बैठकर देख ले। बूढ़ी माँ के कुछ अरमान होंगे, क्या पता वह भी हमसे कुछ कहना चाहती होगी। लेकिन तुम्हें तो अपने से ही फुर्सत नहीं है। माँ को क्या देखोगे? वह तो अच्छा हुआ मेरे पति जाने से पहले मेरा पूरा इंतजाम करके गए हैं। अब मैं तुम्हारे सहारे की मोहताज नहीं हूँ। मेरे भी कुछ अरमान हैं। मुझे भी सहारा चाहिए। जो सहारा मुझे तुम लोगों से मिलना चाहिए था वह तुम लोगों से तो मिला नहीं। लेकिन यह लोग जिन्हें बैठे हुए तुम देख रहे हो, यह भी वही लोग हैं जिनकी औलाद ने इन्हें घर से निकाल दिया है, जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा है। हम ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे, जो औलाद के होते हुए भी अकेले हैं। और इस घर के दरवाजे उन लोगों के लिए हमेशा खुले हैं जो औलाद के सताए हुए हैं। शोभा जी की बातें सुनकर उनके बेटे बहू उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम जिंदगी की भागम भाग में भूल ही गए थे कि हमारी एक माँ भी है जिसने हमें यह जीवन दिया है। और फिर वह शोभा जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, माँ आप हमारे साथ रहो, अब हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन शोभा जी कहती है, मेरे बच्चों मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ।
अब मेरी जितनी भी सांसें बची है मैं अपने ही घर में अपने पति की यादों के साथ लेना चाहती हूँ। अब इन्हीं सब बुजुर्गों के साथ दिन गुजारना चाहती हूँ। शोभा जी की बातें सुनकर वहाँ बैठे उनके भाई और बूढ़े दंपत्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शोभा जी के भाई बोलते हैं कि मैं अपनी बहन के इस फैसले का सम्मान करता हूँ। मेरी बहन ने जो किया वह काबिले तारीफ है। इस पर उनके भाई उनकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है शोभा, तुमने इस उम्र में भी इतना मजबूत फैसला लिया। शोभा जी अपने घर में औलाद के बर्ताव से दुखी लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। अब उन्होंने अपने घर के आगे 2 दुकानें भी खोल ली। बैंक में रखे पैसे के ब्याज और दुकान से आने वाले किराए से सभी खर्च आराम से पूरे होने लगे। सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगे। दोस्तों, बुढ़ापे में अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है। इसी अकेलेपन की वजह से बुजुर्ग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका ख्याल रखिए, उनसे समय समय पर उनका हाल चाल पूछते रहें। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी देखने और सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।